जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबके सामने आया हूँ अपने उन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के प्यारे भाइयों से जो बात करने के लिए, जो या तो सर्विंग हैं, सर्विस कर रहे हैं, जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं, या वो जो ईएसएम हो गए हैं, एक्स सर्विसमैन हो गए हैं। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप भी ईएसएम हैं या जल्दी रिटायरमेंट लेने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। जब हम फौज में 15 साल 20 साल की नौकरी कर लेते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें अपने घर जाना है, या हमारी सर्विस आगे एक्सटेंड नहीं हो रही होती है, हमें प्रमोशन नहीं मिला होता है और हमें मजबूरी में घर वापस जाना पड़ता है, दोनों ही कंडीशन में अगर हम तैयार हैं घर जाने के लिए तो घर जाने में कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कि जब हम आते हैं आर्म फोर्सेस में सर्व करने के लिए तो एक मध्यम वर्ग से आते हैं। हमारे पास पैसों की कमी थी, इसलिए हमने अपनी पढ़ाई को बहुत आगे तक ना बढ़ा के 10th के बाद, 12th के बाद, कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद अपने परिवार को, अपने माता पिता को सपोर्ट करने के लिए, अपने भाई बहनों की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, बहनों की शादी कराने के लिए आर्म फोर्सेस ज्वाइन करते हैं। देश की सेवा इसके साथ साथ होती है और ये भी हमारा सौभाग्य होता है। तो देश की सेवा के साथ साथ हम अपने परिवार की सेवा भी करते हैं और इस तरह अपने परिवार के लिए हम एक अच्छा योगदान देते हैं। लेकिन जब हम रिटायर होने के करीब होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो 20 सालों से हम पढ़ाई से दूर रहे होते हैं। अब दोबारा पढ़ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल साबित होता है। तो जो लोग अभी आधी सर्विस तक पहुंचे हैं, अभी जिनकी लंबी सर्विस बाकी है, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भी कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, वो कैब इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी रीडिंग कंप्रेंशन इम्प्रूव हो जाएगी, जीके भी थोड़ा थोड़ा मजबूत हो जाएगा। साथ में कभी बच्चों को पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स को देख लिया करिए। रीजनिंग जो कभी हमारी ज़िंदगी का पार्ट नहीं था, वो अचानक से हमारे सामने आता है और हमें रीजनिंग भी पढ़नी पड़ती है। तो अगर कोई एक्स सर्विसमैन ये डिसाइड करता है कि मुझे बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो उसके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण निर्णय होता है। लेकिन यकीन मानिए, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर और जो मेरे साथी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में रहे हैं या अभी भी कार्यरत हैं, उनके अनुभव के आधार पर आपसे कहता हूं कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर लेते हैं तो आपकी एसएससी की भी तैयारी हो जाती है, आपके रेलवे की भी तैयारी हो जाती है। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको अलग से कवर करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपने बैंकिंग के लेवल की तैयारी कर ली है तो कम से कम इंग्लिश, रीजनिंग और जीके ये आप आसानी से क्लियर कर ले जाते हैं, बाकी एग्जाम्स का भी। मैथ के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, मीन, मीडियन, ये आपको अलग से पढ़ने पड़ते हैं और पढ़ के आप उन एग्जाम्स को भी अच्छी तरह निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा कि आज आपसे बात करने इसलिए आया हूं कि कैसे आप अपने रिटायरमेंट को एक हैप्पी रिटायरमेंट भी बना सकते हैं और अपनी सेकेंड इनिंग को एक आसान सी सेकेंड इनिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जब हम एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे, उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें आते हैं। एक बार जब आप ये निर्णय ले लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं, कॉपी में बहुत अच्छे से इनको लिख लेते हैं, तो समझिए कि आधा काम तो आपने कर लिया। आपने प्लान बना लिया है, अब एग्जीक्यूशन पार्ट आपका बाकी है। तो क्या करना है, इसको बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपको क्या नहीं करना है। जब आप 15-20 सालों के गैप के बाद किताब उठाते हैं, कॉपी उठाते हैं, कलम चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कमज़ोर रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप पहले एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, आपका प्री क्वालिफाई नहीं होता है, आपके दोस्त क्वालिफाई हो जाते हैं, आपके साथी जो सर्विंग हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनका क्लियर हो जाता है, आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, आप हार मान लेते हैं कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा।
और फिर आप क्या करते हैं कि एक्सटेंशन दे देते हैं कि चलो और नौकरी कर लेते हैं, बाहर की दुनिया हम फेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी। आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपनी क्षमताओं पे। आप वही हैं जिसने 15 साल पहले, 20 साल पहले एयरफोर्स का एग्ज़ाम निकाला था, आर्मी का एग्ज़ाम निकाला था, नेवी का एग्ज़ाम निकाला था। अगर आप 20 साल पहले कर सकते थे तो 20 साल बाद तो आप बहुत तरीके से आगे बढ़े हैं, आपकी पर्सनालिटी बढ़ी है, आपके अनुभव बढ़े हैं और आपने न जाने कितनी चुनौतियों को देखा है, उनका सामना किया है और उनको पस्त भी किया है। तो सबसे पहले आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं तो करके दिखाऊंगा। जो मुझसे पहले रिटायर हुए उन्होंने किया, जो मेरे साथ रिटायर हो रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो मेरे से भी हो जाएगा। तो निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, हार नहीं माननी है, बल्कि पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आपको इस नई चुनौती को फेस करना है, इसका सामना करना है। अब मान लीजिए कि पहली बार आपने एग्जाम दिया और आप खुदा न खास्ता प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर कर पाए, या प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस नहीं क्लियर कर पाए। तो इसमें बहुत उदास नहीं हो जाना है, इसको दिल से नहीं ले लेना है, इसको पॉजिटिव तरीके से लेना है। मान लीजिए पहली बार आप थोड़े नंबर से रह गए, तो आप समझ लीजिए कि आधी तैयारी तो कर ली है, आधी ही बची है, इसको भी कर लेंगे। अगर बिना तैयारी के ही आधे नंबर आ गए तो आधे आ जाएंगे, हम तैयारी कर लेंगे इतनी। तो रीस्टार्ट करिए, रीबूट करिए, अपने आप को रिकैलिब्रेट करिए। जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको आप एक्शन में उतार दीजिए पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। आपने अपनी एक एयरफोर्स की, आर्मी की, नेवी की सेवा रूपी जो जर्नी है वो पूरी कर ली है। इसमें आपने भरपूर सफलताएं पाई हैं। ये सफलताएं आप में जोश भरने के काम आनी चाहिए। आपने पूरे भारत का भ्रमण किया है, अलग अलग जगहों में जाके आपने साबित किया है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हम उनको अपने काबू में रखते हैं। तो अब जब पढ़ाई का रास्ता आप चुनने जा रहे हैं, नई नौकरी पाने के लिए आप मेहनत करने जा रहे हैं, तो आपको रास्ता पता चल गया, सिलेबस पता चल गया, आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने कितने नंबर्स का प्रीलिम्स में, कितने कितने नंबर्स का मेंस में, आपने ये सब एक कॉपी में बढ़िया से जब लिख लिया, तो अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। एक एक सब्जेक्ट पे फोकस करिए, देखिए क्या क्या मुझे आता है, क्या क्या नहीं आता है, कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, क्या क्या आता है, किस लेवल का आता है, किस टॉपिक पे मुझे पकड़ है, किस में थोड़ा कमजोरी है और किस में मुझे बिल्कुल नहीं आता है। अगर एक बार फेल हो गए हैं तो अपनी गलतियों से भी आप सीखिए और उन गलतियों से सीखकर फिर से एक बार पूरे जोश के साथ आगे बढ़िए। जब हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि एग्जाम क्यों लिया जाता है। क्या एग्जाम हमारे नॉलेज को चेक करने के लिए लिया जाता है? क्या एग्जाम इसलिए लिया जाता है कि हमने कितना पढ़ा है, ये देखने के लिए एग्जामिनर पेपर सेट करता है? या वो ये देखना चाहता है कि हमने सिलेबस पूरा किया है या आधा अधूरा करके हम एग्जाम देने आ गए? इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। जो एग्जामिनर है वो इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं, एग्जामिनर के मन में ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या चाहता है, क्यों आपका एग्जाम लेता है? आपका एग्जाम लिया जाता है ये चेक करने के लिए कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है। जैसे कि हम प्रीलिम्स के एग्जाम में देखते हैं कि वहां पे स्पीड का सारा खेल होता है। आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि किस क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करना है, कितनी जल्दी से मैं इसको करके इसका नंबर ले सकता हूं। अगर आपने एक गलत चुनाव किया तो वहीं आप पीछे निकल जाते हैं, ना आपसे वो क्वेश्चन के नंबर सॉल्व होता है, वो क्वेश्चन ना आपको नंबर मिलते हैं और आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो आपकी डिसीजन मेकिंग चेक होती है। मेंस के एग्जाम में 200 नंबर का एग्जाम होता है, अगर मैं पर्टिकुलरली एसबीआई की बात करूं, और ज़्यादातर एग्जाम्स में 200 नंबर का एग्जाम है। आईबीपीएस में भी 200 का है। और 200 नंबर में जो मेरिट जा रही है, एसबीआई तो 60 का बार लगा देता है कि 60 से नीचे नहीं लेंगे। आईबीपीएस में तो कुछ स्टेट्स में एक्स सर्विसमैन की 30 भी मेरिट गई है, 35 भी मेरिट गई है। तो आप देखिए कि 200 नंबर में से केवल 35 नंबर, इसका मतलब आपका सिलेक्शन बहुत मायने रखता है।
कि आपने क्या सेलेक्ट किया, आपने किस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया, उस पर आपकी पकड़ थी या बस आप उस पर टूट पड़े। आपने टाइम वेस्ट किया, आप नंबर भी नहीं निकाल पाए और आप डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि आपने उसका सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर किया। तो आपकी डिसीजन मेकिंग चेक होती है कि आपका क्वेश्चन सिलेक्शन आप कैसे करते हैं, आप जिस पे आपकी स्ट्रेंथ है क्या आप उसके साथ जाते हैं या वीकनेस को आजमाते हैं। ऐसे ही जो कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग है उसका चेक होता है कि आपने पढ़ लिया, समझ कितनी आई, क्या उसको आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जब मौका आएगा, प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, तो जो हथियार आपने कई बार चलाया है क्या आप उसको उस समय चला पाएंगे। क्या प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा इधर उधर करने से, उनका रंग रूप बदलने से आप उनको फिर भी पहचान लेते हैं, क्या आप उनको तब भी सॉल्व कर लेते हैं। एक तो ये चेक करता है एग्जामिनर। और तीसरा चेक करता है वो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है जब टाइम का प्रेशर आपके ऊपर आता है। कहीं आपके हाथ तो नहीं हिलने लगते, कहीं जल्दबाजी में आप गलतियां तो नहीं करने लगते। ये सब चीजें एग्जामिनर चेक करना चाहता है, इसीलिए वो 20-20 मिनट के सेक्शनल टाइम अलॉट करता है ताकि टाइम का प्रेशर आपके ऊपर हो, आपका सिलेक्शन आपके क्वेश्चन सिलेक्शन पे डिपेंड करे, आपकी स्ट्रेंथ को आप कितना पहचानते हैं और आपकी वीकनेसेस को आप कितना पहचानते हैं। इस डिसीजन मेकिंग के साथ आप निर्णय दें जिससे एग्जामिनर को पता चले कि आप एक अच्छी पर्सनालिटी रखते हैं, आपके अंदर रिजिलियंस है, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानते हैं। अब बात यह आती है कि जो सर्विंग है वो हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि सर टाइम नहीं मिलता। देखिए, टाइम तो 24 घंटे ही है। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास 25 घंटे हों और कोई ऐसा इंसान भी नहीं है जिसके पास 23 घंटे हों। सबको भगवान ने 24 घंटे ही दिए, 24 आवर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल। ना किसी को ज्यादा दिया है ना किसी को कम दिया है। आप कितना अच्छा यूटिलाइजेशन कर लेते हैं इसका, यही आपकी सक्सेस को निर्धारित करता है। आप बहुत ज्यादा ड्यूटी जिस दिन करते होंगे उस दिन 18 घंटे ड्यूटी करते होंगे एज ए सर्विंग सोल्जर, और जिस दिन आप कम ड्यूटी करते होंगे उस दिन हो सकता है कि आप 6 से 8 घंटे ही ड्यूटी करते हो। यानी अगर हम एवरेज लें तो आप 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो 12 घंटे तो आपके पास फिर भी बच जाते हैं। अब 12 घंटे में से मान लीजिए कि आप 7 घंटे सो जाते हैं, 2 घंटे और खाने पीने के निकाल दीजिए, घूमने टहलने के, यार दोस्तों से बात करने के निकाल दीजिए, फैमिली मेंबर्स से बात करने के निकाल दीजिए, फिर भी आप 3 घंटे निकाल सकते हैं। आप रात को निकालें, सुबह निकालें, वो आपको निकालने हैं, लेकिन 3 घंटे अगर आप निकालते हैं तो आप 1 घंटे क्वांट्स को, 1 घंटे रीजनिंग को और आधे आधे घंटे इंग्लिश और जीए को डेली लेके चल सकते हैं। अगर नहीं चल पा रहे डेली तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-2 सब्जेक्ट बांट लीजिए। आज 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, आज क्वांट और इंग्लिश पढ़ूंगा, कल रीजनिंग और जीए पढ़ूंगा, ऐसे कर लीजिए। इतना भी आपसे नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, आप एक सब्जेक्ट को एक दिन पकड़ के चलिए। आज मैं इंग्लिश करूंगा, कल क्वांट करूंगा, फिर रीजनिंग करूंगा, फिर इंग्लिश क्वांट रीजनिंग को रिपीट करूंगा, और संडे जब मेरे पास ढेर सारा टाइम होगा तो मैं वीकली के साथ साथ पूरा अपना जीए का वीक का रिवीजन पूरा कर लूंगा। मैं वीकली से ही जीए पढ़ लूंगा। कुछ नहीं से कुछ बड़ा होता है, कुछ बढ़िया होता है। आप भी सप्ताह में अगर एक दिन वीकली जीए को दे देते हैं 4 घंटे 2 घंटे, तो आपका जीए भी साथ साथ चलता रहेगा, उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है। तो कितने घंटे की पढ़ाई हो ये डिपेंड करेगा कि आप उस दिन कितने घंटे ऑफ पे थे। जो ड्यूटी के आवर्स है उसमें तो आपको टाइम नहीं मिलता, ये मेरा भी आपके जैसा ही अनुभव है। तो जो अभी आपको रेस्ट पीरियड मिलता है, जो भी आपको ऑफ ड्यूटी टाइम मिलता है, जो आपको लीव मिलती है, उसको आपको यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा। अब बात आती है कि कौन से सब्जेक्ट से शुरुआत की जाए। तो देखो, मैं अगर एसबीआई की बात करता हूं तो एक्स सर्विसमैन के लिए जो सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है वो भी एसबीआई है, और जो सबसे इजीएस्ट माना जाता है वो भी एसबीआई ही है। टफेस्ट मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मिनिमम आपको 60 मार्क्स मेंस में लाने ही लाने हैं। इजीएस्ट मैं इसलिए कहता हूं कि इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आपके 4 में से 3 सब्जेक्ट भी अच्छे हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। वो एक सब्जेक्ट आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करवाएगा।
वो आपका सेक्शनल कट ऑफ जो फंस जाता है आईबीपीएस और आरआरबी के केस में, ऐसा एसबीआई के केस में नहीं होता है। और जो लोग आरबीआई और नाबार्ड जैसे एग्जाम्स की, इंश्योरेंस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो तो अव्वल दर्जे के लोग हैं, क्योंकि इतनी कम वैकेंसीज में अगर आप फाइट करते हैं, जहां पे एक्स सर्विसमैन के लिए केवल 5 वैकेंसी है, 16 वैकेंसी हैं, 2 वैकेंसी हैं, तो निश्चित रूप से आपने बहुत पेन चलाया है, आपने बहुत मेहनत कर रखी है सालों साल, इसलिए आप उस लायक हैं। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप मेनली 3 एग्जाम्स में फोकस करिए, एसबीआई पे, आईबीपीएस जो 12 सरकारी बैंक है उनके लिए कंडक्ट होता है, और आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के लिए। इनमें ज़्यादा वैकेंसी आती है, आपके पास अच्छा मौका है, और इसमें भी आप एसबीआई पे ज़्यादा फोकस करिए। साल में पहला एग्जाम एसबीआई का ही आता है। अगर आपने एसबीआई को अच्छे से निपटा दिया तो बस आपने काम कर दिया, और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कोई बड़ी बात इसलिए नहीं कहता हूं, पिछले साल मेरे 41.5 नंबर आए थे, 41.5 नंबर मेंस में। प्री में 61 नंबर थे, मेंस में 41.5 थे। इस साल मेरे प्री में 65 नंबर आए थे और मेंस में मेरे 67.5 नंबर आए थे। और ये जो मेरा एग्जाम हुआ, ये ड्यूरिंग सर्विस ही हुआ है। अब मैं रिटायर नहीं हुआ था, उससे पहले ही मेरा एग्जाम हो गया था। यानी मैंने जो मेहनत की है वो आप जैसी ही की है। हाँ, लास्ट के 2.5 महीने ऐसे थे जिसमें मेरा पीआरसी चल रहा था, प्री रिलीज कोर्स, जहाँ पे मुझे मौका मिला था अच्छे से पढ़ने का, और मैंने 10-12 घंटे रोज पढ़ाई में लगाए थे, और उसने एक बड़ी धार वाली तैयारी जो है वो करवा दी थी। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आपको ऐसा मौका भगवान देगा कि नहीं देगा। सर्विंग है अगर आप, तो रिटायर्ड है तो आप डेली 10-12 घंटे निकालिए। अगर आप सर्विंग हैं तो रोज़ 2-3 घंटे तो आपको निकालने हैं। 3 घंटे कैसे निकालेंगे वो आपको देखना है। 2 ड्यूटीज़ के बीच में टाइम मिलता है, रात में टाइम मिलता है, सुबह मिलता है, दोपहर में मिलता है। आप आधे घंटे निकालते हैं, 1 घंटे निकालते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन 3 घंटे आपको निकालने हैं, तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, इसके हिसाब से आपको ज़्यादा साल मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 1 साल में आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करना है। हमें प्रैक्टिस पे फोकस करना है, हमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग पे नहीं फोकस करना है, हमें रिवीजन पे फोकस करना है, हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पे फोकस नहीं करना है, हमें टाइम पे फोकस करना है, हमें नॉलेज पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली टाइम चेक होगा। 20 मिनट्स यू विल हैव इन प्रीलिम्स, और मेंस में आपके पास 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, जैसे भी जिस एग्जाम में है, जिस सेक्शन के लिए है। शुरुआत करते हैं जीए के साथ में, क्योंकि पिछले साल जब मेरे 41.5 नंबर आए थे मेंस में एसबीआई के, तो उसमें जीए का योगदान 0 नंबर का ही रहा था। मुझे जीए नहीं आता था, मैंने पढ़ा नहीं था। इस साल मैंने यही कोशिश की थी कि जो मेरे 41.5 है, अगर मैं जीए से ही 20 नंबर निकाल दूं तो मेरा तो ऐसे ही कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। मैं इंग्लिश ना पढ़ूं, मैं रीजनिंग ना पढ़ूं, मैं क्वांट्स ना करूं, अगर उसी लेवल की मेरी रहे जितने लेवल की पिछले साल थी, और मैं 20 मार्क्स अगर जीए से निकाल के ले आऊं तो मेरा क्लियर हो जाएगा। बस ये मेरा मिशन था और मैं इस पे सक्सेसफुल हुआ। तो जीए मेनली आपको 2 पार्ट्स में होता है, एक तो करंट अफेयर्स आती है, एक फाइनेंशियल अवेयरनेस आती है। करंट अफेयर्स जो है वो लास्ट 6 मंथ की कहते हैं, लेकिन लास्ट 6 मंथ में जो घटनाएं हुई हैं उनसे रिलेटेड जो पुरानी घटनाएं वो भी आती हैं। आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए, कैमरामैन को फोकस कहाँ करना है, उस पे आते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि सबसे पहले एग्जाम एसबीआई का होगा, जूनियर एसोसिएट का, उससे पहले एसबीआई पीओ का एग्जाम हो जाएगा, उससे पहले अभी आरबीआई का मेंस हो जाएगा, उससे पहले नाबार्ड का मेंस हो जाएगा, उससे पहले आईबीपीएस का मेंस हो जाएगा, और हो सकता है किसी इंश्योरेंस कंपनी का भी मेंस हो। तो आप लोग को फोकस रखना है कि इनके मेंस एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले साल मैंने इस बात पे गौर किया था, इस बार आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि आपका ध्यान रहना चाहिए कि जीआई कहां से आ रहा है, जीआई टैग जो पूछ रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वो किस टॉपिक को ध्यान दे रहे हैं और उसमें से भी क्या पूछ रहे हैं। उनका ध्यान आउटले पे है, उनका ध्यान ड्यूरेशन ऑफ स्कीम पे है, उनका ध्यान
मिनिस्ट्री कौन सी लेके आई है गवर्नमेंट स्कीम, इस पे है, या ये योजना कब स्टार्ट की गई थी, इस पे है। यहां से आपको पता चल जाएगा कि जो एग्जामिनर्स हैं इस साल के, क्योंकि एग्जामिनर नहीं बदलते हैं, आईबीपीएस कंडक्ट कर रही है संस्था सारे एग्जाम्स, तो एग्जामिनर्स जो एग्जाम सेट करने वाले लोग हैं वो भी सीमित हैं। आपको उनके दिमाग को पढ़ना है कि उनके दिमाग में इस साल क्या चल रहा है, कि क्या इंपॉर्टेंट है। वो इस साल पीएम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं या सीएम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, कंट्रीज के पीएम के नाम पूछ रहे हैं या स्टेट्स के सीएम के नाम पूछ रहे हैं। अगर आपने अपना फोकस एग्जामिनर के फोकस पे मिला लिया तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरे एग्जाम्स में जीए में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके हिसाब से करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है। फाइनेंशियल अवेयरनेस भी, जिसमें आरबीआई, आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएफआरडीए, सेबी, इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस आती है, यूपीआई, एनपीसीआई, ये सब आता है। तो 10-15 नंबर इधर से भी निकाल सकते हैं आप, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। जीए बाई पीयूष सर का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, एग्जाम ट्यून चैनल पे पढ़ाते हैं आजकल, या उनका खुद का एक जीए बाई पीयूष सर ऐप है, उसमें भी 500 रुपये में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है पूरी ज़िंदगी के लिए। तो वहाँ से आप फाइनेंशियल अवेयरनेस कर लीजिए, और बाकी डेली करंट अफेयर्स एक जरूर करिए अगर आपके पास समय, आप एक सर्विसमैन हैं। अगर सर्विंग है तो मैं कहूँगा कि आप डेली करंट अफेयर्स मत पढ़िए, क्योंकि आपके पास 3 घंटे, जिसमें से 1.5 घंटे आप करंट अफेयर्स को नहीं दे सकते हैं। तो आप वीकली के माध्यम से काम करिए। संडे को आप निश्चित रूप से पीयूष सर की वीकली क्लास अटेंड करिए, और अगले वीक में उसको, पिछले वाली को रिवाइज करिए और इस वीक की क्लास लीजिए। तो ऐसे आप अपना जीए मजबूत कर लेंगे। जीए को पीछे नहीं छोड़ना। ये नहीं सोचना है कि जीए तो मैं प्रीलिम्स में तो आता नहीं है, तो अभी उसको क्यों पढूं, पहले मेरा प्रीलिम्स निकलेगा तब मैं जीए पढ़ूंगा। कुछ आपका जो नॉलेज है वो वेस्ट नहीं जाएगा। जो भी आपका नॉलेज आप गेन करेंगे इस साल, वो अगले साल के एग्जाम में भी काम आएगा। पिछले साल जो भी मैंने पढ़ा था वो इस साल काम आया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं काम आया। तो आपका नॉलेज परत दर परत जमता रहता है। वो ऐसे ही है जैसे आप पेन को एक के ऊपर एक घिसते हैं तो वो लाइन मोटी हो जाती है, डार्क हो जाती है, हाईलाइटेड हो जाती है। ऐसे ही आपका नॉलेज भी जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि आप भी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं कि पिछले साल अच्छा इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था, तो आप भी ग्रास्पिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। तो आज से ही इसको शुरू कर दीजिएगा। जीए जरूर पढ़िएगा, आधे घंटे ही पढ़िए भले ही। अगला सब्जेक्ट बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश को अगर हम डिवाइड करें तो रीडिंग कंप्रेहेंशन, ग्रामर और वोकैब 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ज्यादा फोकस जो है वो क्लर्क लेवल एग्जाम्स में रीडिंग एंड कंप्रेहेंशन पे रहता है, ग्रामर पे रहता है। वोकैब के बहुत ज्यादा नंबर मुझे नहीं देखने को मिले। हाँ, 5 नंबर तो मैं मान सकता हूं कि वोकैब बेस्ड होते हैं, लेकिन ज्यादातर नंबर अगर आप रीडिंग एंड कंप्रेहेंशन में अच्छे हैं, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, तो आप बिना बहुत बढ़िया वोकैब किए भी निकाल ले जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको वोकैब को ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, कि वो तो 5 नंबर ऐसे ही छोड़ देते हैं। आपको करना क्या है कि जो डेली हिंदू न्यूज़पेपर आता है, द हिंदू, उसके सीधे एडिटोरियल पेज पे पहुंच जाया करिए, और साइड में 2 पतले पतले एडिटोरियल दिखाई देंगे, आप बस उनको रोज पढ़ लिया करिए। अगर आप केवल इतना करते हैं, लेकिन खाली पढ़ के नहीं कि बस बोला था कि पढ़ लो तो पढ़ लिया, आपको पढ़ के उसका अर्थ निकालने की कोशिश करनी है, समझना है। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पढ़ते पढ़ते ही कि हाँ भाई इसमें ये बात चल रही थी, और जब दूसरा पढ़ा तो ये भी याद हो जाना चाहिए कि पहले में ये बात हुई थी और दूसरे में ये बात हुई, और जब आप 3 पैराग्राफ पढ़ लें तो आपको सारा कनेक्ट हो जाना चाहिए था कि पहले ये कह रहा था, फिर ये कहना शुरू किया, और अंत में आते आते ऐसे उसने कंक्लूड कर दिया। ये आपको रीडिंग एंड कंप्रेहेंशन की जो एबिलिटी है, ये धीरे धीरे इसके साथ सीख लेनी है। पैरेलली निमिषा बंसल मैडम का एक 11.5 घंटे का, 11 घंटे 25 मिनट का एक वीडियो है यूट्यूब में। उसको उन्होंने पार्ट बाय पार्ट, करीब आधे घंटे के कई पार्ट जोड़ के बनाया है। तो आप उसमें जब मैम की ड्रेस चेंज होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक पार्ट ओवर हो गया। ऐसे आधे घंटे करके आप देखेंगे तो करीब 22-25 दिन में आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। और हर 22-25 दिन में अगर आप उस वीडियो को रिवाइज करते हैं तो आप समझ लीजिए कम से कम 7 बार तो आपका रिवीजन हो जाएगा आपके 6 महीने में। और इतनी ग्रामर अगर आपने 7 बार पढ़ ली, 11.5 घंटे की वीडियो को 7 बार 6 महीने में देख लिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपको कि आपसे ग्रामर का कोई क्वेश्चन बच के नहीं जा पाएगा। चाहे वो आपका एरर डिटेक्शन का हो, चाहे आपका वो
जो पार्ट्स होते हैं अरेंजमेंट के आते हैं या फिलर्स आते हैं, आपसे कोई बच नहीं पाएगा, आप कर ले जाएंगे। ये रीडिंग एंड कंप्रेंशन और ग्रामर मात्र करने से आपके सारे नंबर आ जाएंगे। अच्छा, जब आप रीडिंग कंप्रेंशन करें तो ये भी देखें सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है, क्या बात पहले कही जाती है, क्या बात बाद में कही जाती है, कैसे आपस में लिंक होती हैं। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है सेंटेंसेस को अरेंजमेंट करते हैं, कैसे फ्रेजेस को अरेंजमेंट में लाते हैं। तो ये भी कला आपको धीरे धीरे आएगी। बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, वैसे वैसे आप में निखार आ जाएगा। और डेली जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो जो नए वर्ड्स आपको मिलते हैं, मान लीजिए आज पढ़ा, कल फिर पढ़ा, परसों फिर पढ़ा, 3 दिन में 2 बार कोई वर्ड आपको टकरा गया जो आपको नहीं आता था, पहले दिन मत उसको मीनिंग को आप खोजिए। मैं नहीं कहता पहले दिन खोजिए, लेकिन अगर दूसरे दिन वो टकरा जाए तो समझ जाइए कि ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा भाई, एग्जामिनर इसको पकड़ सकता है इस वर्ड को। तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको 4-5 बार पढ़िए। ये मत करिए कि बस केवल कॉपी में लिख दिया, कॉपी में लिखा है, बुक में लिखा है, वो आपके काम थोड़ी आएगा। आपके काम तो वही आएगा जो आप याद कर रहे हैं, जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको आप रिवाइज कर रहे हैं। तो आपका ज़्यादा फोकस नोट्स बनाने में नहीं रखना है। कोई हमारे नोट्स चेक करने के नंबर नहीं दे जाएगा, यहाँ कोई इंटरनल मार्क्स नहीं है। आप नोट्स केवल उन्हीं चीज़ों के बनाएं जहाँ पे डाटा है, जहाँ पे वोकैब है। और जब वोकैब नोट करें तो एक सेंटेंस ज़रूर नोट करें उसका, क्योंकि वोकैब याद नहीं होगी। 2 ही तरीके हैं, या तो आप निमोनिक्स के माध्यम से याद करें, उससे मिलता जुलता कुछ अपना खुद का वर्ड बना लें कि हाँ भाई इसका मतलब ऐसे निकाला जा सकता है, अपनी खुद की। आप तो माहिर हैं, इतने 20 साल से आप यही सब करते आए, खूब बातें की हैं आपने, तो कुछ बातों बातों में उसका अपने मन से अर्थ बना लें और इसलिए आपको वो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। और दूसरा है कि आप एक सेंटेंस लिख लें कि कैसे इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, कैसे सेंटेंसेस में यूज़ होता है। तो इंग्लिश की तैयारी भी ऐसे आप पूरी कर लेंगे। अब बात आती क्वांट्स की। क्वांट्स में 3 पार्ट मेनली होते हैं, स्पीड मैथ का, डाटा इंटरप्रिटेशन का और अर्थमेटिक का। जो स्पीड मैथ है उसके लिए आपको टेबल्स याद करनी पड़ेंगी। एक बार फिर से बचपन को याद करिए, जब रात में आप पढ़ा पढ़ने के बाद ही सोते थे, तो एक बार फिर से रात का वही सिलसिला शुरू करते हैं, रोज टेबल्स पढ़ के ही सोते हैं। स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब याद करने हैं। इनको याद किए बिना आपकी स्पीड मैथ जल्दी नहीं आएगी। और स्पीड मैथ ऐसा है जो 10-15 नंबर आपके 5 मिनट में दे जाता है। तो टोटली आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, इनकी रोज प्रैक्टिस करनी है आपको। फिर आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें तो मैथ्स के बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लगते हैं। आपको बस डाटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करते रहना है, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन ठीक हो जाएगा। अर्थमेटिक जब आप पढ़ेंगे तो उससे डाटा इंटरप्रिटेशन के भी कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन की केवल प्रैक्टिस करिए। अर्थमेटिक आप देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं जो बार बार आते हैं, जिनके क्वेश्चन मॉक में, आप उन टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। उन टॉपिक को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी एक बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी और आप जो है आप आसानी से इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे एक्चुअल एग्जाम में भी। ध्यान आपका रहना चाहिए स्पीड पे। आप मॉक लगाना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए सब पढ़ लूँगा उसके बाद मॉक देना शुरू करूँगा। अगर वो करना आप बैठ गए तो आपकी तैयारी कभी पूरी नहीं होगी। 10-15 दिन पढ़ने के बाद आप मॉक देना शुरू कर दीजिए। जो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उनको पहले आप अटेम्प्ट करिए, जो टाइम बच जाए उसमें से बाकी को कोशिश करिए। जब आप स्पीड मैथ करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे, अर्थमेटिक के 5-6 क्वेश्चन करेंगे, आप देखेंगे समय तो ऐसे ही खत्म हो गया। इसका मतलब नॉलेज तो अभी काम आ ही नहीं रहा है, अभी तो बस स्पीड बढ़ाने पे ध्यान देना है। और अल्टीमेटली एग्जाम वाले दिन भी आपको यही देखना है कि मेरी स्पीड कैसी है। वहां पे भी तो आप उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपका हमेशा फोकस जो है इस बात पे रहना चाहिए कि मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी है। मॉक दें, एनालिसिस करें कि कहाँ आज टाइम ज़्यादा मेरा लगा, उस टाइम को मैं कैसे ख़त्म कर सकता दें। तो मॉक देने के बाद में अपनी एनालिसिस करें कि भाई आज मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। उस टॉपिक को आप 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाएं और फिर देखें कि क्या मेरा टाइम कम हो गया। अगर नहीं कम हो रहा है तो जाके यूट्यूब में आशीष अरोड़ा सर पढ़ाते हैं, हर्षल अग्रवाल सर पढ़ाते हैं और कौशिक मोहंती सर पढ़ाते हैं। इनके कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस देखिए कैसे वो लोग सॉल्व करते हैं।
कैसे वो टाइम बचाते हैं, क्या चीज़ें नोट करते हैं, क्या दिमाग में ही कैलकुलेशन करते हैं, वहाँ से ट्रिक सीख के आइए, फिर 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ऐसे आप क्वांट को धीरे धीरे मजबूत बना लेंगे। सबसे टफ जो मुझे क्वेश्चन लगते थे वो रीजनिंग के लगते थे। मेरे नंबर भी कभी रीजनिंग में नहीं आए। तो रीजनिंग की जब आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ तो कई बार तो मेरे मन में आता है कि मुझे स्ट्रैटेजी उसी को बतानी चाहिए जो उसका एक्सपर्ट है, लेकिन मैं फिर सोचता हूँ कि मैंने कोशिश तो की है। प्रीलिम्स के तो मेरे से अच्छे से रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, मेंस के नहीं हो पाते, शायद प्रैक्टिस की बहुत कमी थी। तो जो मैंने किया वो तो बता सकता हूँ। आप सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यहाँ से स्टार्ट करिए। ये आसान टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स के, और मॉक में थोड़ा कोडेड वगैरह हो जाएंगे, तो उनकी आप साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़िएगा। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट को पहले दिन से ही नज़रअंदाज मत करिएगा। पहले प्रीलिम्स लेवल के शुरू कर दीजिए, जब प्रीलिम्स लेवल के होने लगे तो मेंस लेवल के शुरू कर दीजिए। आप सोचेंगे कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो गुमराह करते हैं, मुझे भी ऐसे ही गुमराह हो गया था मैं भी, और ये लास्ट तक मैं जीत नहीं पाया इससे, कि पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट बहुत कठिन आते हैं, मेंस में तो हो नहीं पाते बच्चों से, इसलिए उनको लास्ट के लिए रखना है। होता क्या है, जैसे अभी इस बार IBPS के पेपर में सिलॉक्स आया ही नहीं, इनइक्वालिटी आया ही नहीं, अल्फा न्यूमेरिक आया ही नहीं। अब आप क्या करोगे बताओ? आपको करना तो पड़ेगा ही पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट। अब आपने प्रैक्टिस नहीं की, ये सोच के कि इसको तो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन मजबूरी की और कुछ आया ही नहीं, आपको करना ही वही पड़ रहा है। तो इसलिए आपको कोई टॉपिक छोड़ के नहीं चलना है। पहले प्रीलिम्स लेवल पे सबको मजबूत कर लीजिए, और जिसको आपने पकड़ बना ली है प्रीलिम्स लेवल की, उसको आप मेंस की तरफ भी आगे बढ़ाइए, उसकी तैयारी को। तो पजल सीटिंग अरेंजमेंट को साथ साथ करिए, कम से कम 5 पजल आप सीटिंग अरेंजमेंट कुछ भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए डेली। ब्लड रिलेशंस हैं, हमेशा मैं पहले ही कर लेने लगता था ब्लड रिलेशन, बाद में कई लोग जो मेरे सर लोग हैं उन्होंने बताया कि नहीं, ब्लड रिलेशन ऐसा टॉपिक है जो आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता है कि चाचा है कि मामा है, पता नहीं चलता है कि भतीजी है कि भतीजा है, कई बार क्वेश्चन घुमा देता है, तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है और आपके मार्क्स भी नहीं आते हैं। तो ये भी मुझे बहुत देर से पता चला था, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि ब्लड रिलेशंस को थोड़ा लास्ट की तरफ खिसकाइएगा। मशीन इनपुट और कोडिंग डिकोडिंग ये मेंस में ही आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग तो आता है हल्का फुल्का, प्रीलिम्स में भी आता है, तो इनकी भी आप प्रैक्टिस करिएगा। और जो एग्जाम में SBI में आया हो चाहे IBPS में आया हो, बहुत ज़्यादा लेवल उसका कठिन नहीं था। जब हम मॉक में करते हैं तो ज़्यादा कठिन रहता है, तो हम कई बार ये सोच लेते हैं, जैसे मैं सोचता था कि नहीं यार इतना कठिन आता है, इसमें 20 मिनट लग जाते हैं। पिछले साल मैंने SBI का जब पेपर दिया था तो उसमें मशीन इनपुट वाला मैंने अटेम्प्ट कर लिया। अब भाई साहब वो 20 मिनट लग गए उस क्वेश्चन का आंसर निकालने में मुझे, और उसमें भी 5 में से 5 क्वेश्चन में श्योर शॉट नहीं था, 3 क्वेश्चन श्योर शॉट था, 2 तो मैंने ऐसे ही तुक्के मार दिए थे। तो मुझे लगा यार मशीन इनपुट से तो नंबर नहीं निकलेगा, जबकि इस साल क्या हुआ कि पेपर में मशीन इनपुट आसान था, लेकिन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि वो पुराने वाला जो 20 मिनट पिछले साल मेरे खराब किए थे, तो मैंने सोच दिया था अब तो मशीन इनपुट कभी नहीं करूंगा। तो ऐसी कोई अपने मन से भावना नहीं बना लेनी है किसी क्वेश्चन के लिए कि ये इसने मेरा पिछले साल बेड़ा गर्क किया था तो मैं इस साल इसको करूंगा ही नहीं। हो सकता है इस साल ये क्वेश्चन आसान आया हो, आपसे आसानी से होने वाला हो, तो क्वेश्चंस को आपको क्वेश्चन की मेरिट पे खेलना है, अपनी पे मेरिट पे तो रखना ही है। आपको देखना है कि ये क्वेश्चन जो है वो केवल लेटर्स पे आ गया है या लेटर्स के साथ साथ इसने अल्फाबेट्स भी शामिल कर दिए हैं। अगर मिक्स कर दिया तब तो टफ हो गया, फिर आप उसको रोक सकते हैं। लेकिन इस साल तो सारे नंबर बेस्ड आ गए थे, नंबर बेस्ड आसान रहते हैं, तो वहां पे आपको ये करना है कि हाँ भाई आज नंबर बेस्ड आया तो आज भाई कर देंगे। किसी के साथ दोस्ती नहीं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं, हर क्वेश्चन से बराबर नंबर मिलने हैं आपको। तो आपको बस क्वेश्चन को देखना है कि वो आसान आया है कि कठिन आया है। जैसे बॉक्स बेस्ड पजल्स मुझसे हमेशा बन जाती थी, लेकिन इस बार बॉक्स बेस्ड पजल जो आई उसके साथ साथ उन्होंने जोड़ दिए कई नंबर्स, स्क्वायर्स, क्यूब सब जोड़ दिया उसके साथ में उन्होंने, और वो नहीं कर पाया मैं। तो कई बार आप जिस टॉपिक को सोचते हैं कि इसका आएगा तो मैं करूंगा ही करूंगा, इसका आएगा तो इसका नहीं करूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट करता है, एग्जाम में उसका अपोजिट हो जाता है। तो आप सब कुछ पढ़िए, वहाँ एग्जाम पे देखिए कि क्या आसान आया है, क्या कठिन आया है। इजी और हार्ड एग्जाम में देख के आप सिलेक्शन लीजिएगा, ना कि आपने कैसे कैसे फेस किए हैं मॉक्स में उसके बेस पे।
लॉजिकल रीजनिंग अच्छे खासे नंबर दे के जाता है अगर आप उसकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कई बार धोखा भी दे जाता है। आपने टाइम भी लगाया लेकिन आंसर इतने करीबी थे कि आपने गलत चूज कर लिया। तो लॉजिकल रीजनिंग में जहां आप श्योर शॉट हों वहीं पे आप अटेम्प्ट करिएगा। जबरदस्ती तुक्का मत मारिएगा कि 7 क्वेश्चन आए तो 7 तो मुझे करने हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, वहां से 3-4 करके निकलिए। आप हाथ आजमाइए जाके जो आसान क्वेश्चन और आए हैं, यहां टफ क्वेश्चन आपको निगेटिव लगा के जा सकता है। तो ये रीजनिंग की स्ट्रैटेजी जितनी मेरी समझ है रीजनिंग की उसके हिसाब से मैंने बताई है। बाकी सबका तो मैं अपने आप को सब्जेक्ट एक्सपर्ट बोलता हूं, लेकिन रीजनिंग के लिए मैं बस काम चलाऊ ही हूं। तो जितना मैंने सीखा है उसको मैंने आपको पूरा का पूरा वैसे का वैसा शेयर किया। जो मुझसे गलतियां हुई वो मैंने आपको वैसे ही बताई। अब कई बच्चे कहते हैं कि वैकेंसी कम आई थी, जैसे इस बार एसबीआई में 51 वैकेंसी थी, पिछली बार 180 वैकेंसी थी। जब 180 वैकेंसी थी तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। जब 51 वैकेंसी थी तो मेरे 67.5 नंबर थे। किसी भी स्टेट से मैं क्लियर हूं, हरियाणा से भी, दिल्ली से भी, जो सबसे टफ माने जाते हैं उन एग्जाम से भी, उन स्टेट से भी ज़्यादा कट ऑफ, उनके कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर मेरे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि कितनी वैकेंसी आ रही, आपको कितनी वैकेंसी चाहिए आप बताइए। क्या आप 2 वैकेंसी ले सकते हैं? सोचिए, क्या आप 2 वैकेंसी ले सकते हैं? नहीं, तो 1 वैकेंसी चाहिए आपको। इसका मतलब 2 ही नहीं ले पाते। तो आती तो 50 है, 60 है, 100 है। छोटे स्टेट हैं तो कम आती हैं, बड़े स्टेट हैं तो ज्यादा आती हैं। वहां पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां एक सर्विसमैन ज्यादा है। तो आपका ध्यान जो है वो 2 चीजों पे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि एक वैकेंसी पे और दूसरा रिजल्ट पे। कब आएगा रिजल्ट? कुछ लोग तो यूट्यूब में खाली यही दिखा रहे हैं कि कब आएगा रिजल्ट, 1 महीने पहले से। आप मान के चलिए जनवरी के फर्स्ट वीक से लोग शुरू कर दिए थे कि बस रिजल्ट आने वाला है, 1 जनवरी को आएगा, 5 जनवरी को आएगा। एक वीक बढ़ाते बढ़ाते आया 27 फरवरी को। तो भाई साहब 2 महीने बच्चों के खराब हो गए केवल रिजल्ट के इंतजार में। मैं भी नहीं पढ़ रहा था, सच बताता हूं। मैं एक वीडियो तो रोज चुपचाप देख ही लेता था कि हाँ भाई रिजल्ट कब आ रहा है, और पता था कि इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी मन है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षो। जिसने मन को वश में कर लिया वो जीत गया, जिसने नहीं किया वो हार गया। तो भैया रिजल्ट के चक्कर में मत पड़ना कि कब आ रहा है, वो अपनी डेट पे आ जाएगा। आप अपनी पढ़ाई करते रहना। रिजल्ट जब आएगा या तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हो जाएगा तो वेल एंड गुड, आपने जो पढ़ लिया वो खराब थोड़ी जाएगा, किसी और को समझाने के काम आएगा। और अगर नहीं हुआ तो ये 2 महीने आपके वेस्ट भी नहीं होंगे। अदरवाइज बहुत बुरा लगता है कि आपके 2 महीने आपने ये सोच के वेस्ट कर दिए कि मेरा तो रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, और जब रिजल्ट आया तो आपका 0.75, 0.25, 0.5 ऐसे नहीं हुआ। तो ये जो 0.25, 0.75, 1.5 इनसे नंबर से रह जाना है, बड़ी चुभन होती है, बड़ा बुरा लगता है। औरों से आपके ज़्यादा नंबर हैं लेकिन सेक्शनल कट ऑफ आपका क्लियर नहीं हुआ है, कोई भी रीज़न हो, लेकिन रिजल्ट आपका निगेटिव आ गया और 2 महीने भी आपके वेस्ट हो गए। तो वैकेंसी को लेके चिंतित नहीं होना है और रिजल्ट को लेके अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं है। ये 2 बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। आपकी लड़ाई खुद से है, कोई वैकेंसी माने नहीं रखती। कोई रिजल्ट आपका इस बार अगर नकारात्मक आया है तो जरूरी नहीं कि अगली बार भी वो नकारात्मक रहेगा, और अगर इस बार आपका 0.5 से रह गया है तो जरूरी नहीं कि अगली बार आपका 0.5 बढ़ जाएगा। दोनों बातें गंभीरता से लीजिएगा। कई लोग ऐसे हैं जिनके पिछले साल 55 मार्क्स थे, 57 मार्क्स थे, इस बार 50 मार्क्स आ गए। और कई लोग ऐसे हैं हमारे जैसे, मेरे पिछले साल 41.5 नंबर थे, इस बार 67.5 है। कहने का मतलब है कि आपकी लड़ाई खुद से है। आपको खुद को इंप्रूव करने में ध्यान देना है। ना आपका पास्ट रिजल्ट मैटर करता है, ना वैकेंसी मैटर करती है, और ना ही किसका क्या रिजल्ट आया था, किसके कितने नंबर आए थे, वो मायने रखता है। आपको डेली खुद को इंप्रूव करना है और आपको ट्रैक करना है अपनी प्रोग्रेस को। आपको ट्रैक करना है अपनी सक्सेस को। कैसे ट्रैक करेंगे? आप मॉक दीजिए, उसकी एनालिसिस कीजिए, रोज उसके नंबर्स को डायरी में नोट करिए और देखिए कि क्या कल से मेरा 1 नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर कल से मेरा नंबर नहीं बढ़ा है तो ये मेरे लिए चिंता की बात है। आज मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि कल मैं 2 नंबर बढ़ाऊंगा। आपको इस जज्बे के साथ आगे बढ़ाना है अपनी तैयारी को। अपनी प्रोग्रेस को अगर आप ट्रैक करते हुए आगे बढ़ेंगे
तो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं। मैं एसबीआई का एग्जाम देके निकला था और मैंने घोषणा कर दी थी कि मेरा हो गया एसबीआई में। मैंने अपने पिताजी के पैर छुए थे और कह दिया था कि पापा जी हो गया मेरा सिलेक्शन। मैंने पीआरसी में मिठाइयां बांट दी थी कि मेरा एसबीआई में सिलेक्शन हो गया। मैंने आके पीआरसी से अपने स्टेशन में सबको बता दिया था कि मेरा सिलेक्शन एसबीआई में हो गया। रिजल्ट नहीं आया था। ऐसा जोश आपको अपनी सक्सेस पे जब आप उसको ट्रैक करते हुए आगे बढ़ते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि आप एग्जाम से निकलेंगे, आपको पता रहेगा कि इतने नंबर आएंगे भाई। मैंने 67 प्रेडिक्ट किया था कि मेरा स्कोर 67 रहेगा और मेरा स्कोर 67.5 आया है। ये केवल और केवल ऐसे नहीं कि मुझे कोई भगवान ने बहुत बड़ी शक्ति दी है कि मैं अपनी भविष्यवाणी कर सकता हूं। ये मेरे रोजाना जो मैं मॉक देता था मेंस के, आप यकीन मानिए मैंने प्रीलिम्स के एग्जाम से लेके मॉक के एग्जाम तक डेली मॉक दिया है 2 घंटे बैठ के। 2 घंटे 40 मिनट का होता है शायद, 2 घंटे 40 मिनट का। अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग है। 2 घंटे का आईबीपीएस में, 2 घंटे 40 मिनट का डेली। और जब आप लगातार देते हैं 2.5 घंटे 3 घंटे बैठने की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आप अपने मार्क्स को रोज देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि भाई इस रेंज में अब आ गया हूं, थोड़ी और मेहनत करनी बाकी है। हाँ भाई अब बिल्कुल बस करीब हूं, बस अब जोर लगा देना है। ऐसे आप अपनी प्रोग्रेस को, अपनी सक्सेस को आप ट्रैक कर पाते हैं और आप उसको मंजिल तक पहुंचा पाते हैं। अल्टीमेटली आपकी प्रैक्टिस आपके काम आने वाली है। नॉलेज बहुत पीछे रह जाता है एग्जाम में। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है उतना ही आप चुनौतियों से लड़ना सीख जाते हैं, उतना ही आप गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से बच पाते हैं, उतना ही आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेते हैं। आप उन क्वेश्चन को सिलेक्ट कर पाते हैं जहां से आप नंबर निकाल सकते हैं। और अल्टीमेटली आपको नंबर निकालना ही आपका पर्पज होना चाहिए। आपको 60 लाने हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे हर सब्जेक्ट से 20-20 निकालने हैं। अब कोई सब्जेक्ट आपको 20 से ज्यादा भी दे जा सकता है, कोई आपको बहुत कम भी दे जा सकता है। तो आपको 80 आप टारगेट करके चलेंगे तो आप 70 तो क्रॉस कर जाएंगे। ये मेरा आपको सलाह है कि आप टारगेट बड़ा लेके चलिए कि मुझे हर एग्जाम से, हर सेक्शन से 20 नंबर निकाल लेने हैं। अब मान लीजिए कि आपकी वीकनेस है कि आपकी रीजनिंग मेरे जैसी बहुत अच्छी नहीं है, मेरी भी नहीं अच्छी, तो आप फिर बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करिए कि भाई अगर मैं 15 टारगेट कर रहा हूं रीजनिंग से तो मैं 25 टारगेट करूंगा इंग्लिश से। अगर मैं 15 टारगेट कर रहा हूं क्वांट से तो मैं 25 टारगेट करूंगा जीए से। फिर आपको अपनी तैयारी को थोड़ा अलग रूप देना पड़ेगा। मतलब स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से होगी। एसबीआई में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलिए कि ये सब्जेक्ट अच्छा है तो ज्यादा से ज्यादा नंबर देके जाएगा, ये वीक है तो मैं इंप्रूव तो करूंगा, लेकिन मैं इसका प्लान बी भी लेके चलूंगा कि इसमें अगर नहीं आए नंबर तो दूसरे वाले सेक्शन से मैं इतने नंबर निकाल लाऊंगा कि मेरा एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता है। कई बार आपको रिस्क लेने पड़ते हैं जीए में, इंग्लिश में। आप श्योर शॉट नहीं होते हैं, वहां आपका भाग्य भी काम आता है, वहां बड़ों का आशीर्वाद भी काम आता है, वहां भगवान की कृपा भी काम आती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेते रहिएगा, ये बहुत काम आता है। अगर आपके पास सब तरह से आशीर्वाद आ रहा है, सब तरफ से आशीर्वाद आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपका भला हो जाएगा। भगवान की कृपा पे भरोसा रखिएगा। आपकी मेहनत एक जगह है, भगवान की कृपा बहुत बलवान है। जिस पर कृपा हो जाती है तो जो पंगु है वो भी गिरवर चढ़ जाता है, वो भी पहाड़ लांग जाता है। ये आपने सब सुन रखा है। तो भगवान से भी रोज प्रार्थना करनी कि भगवान मैं तो अपने हिस्से का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ, मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ, आपको साक्षी मान के मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस आपकी कृपा अगर इसमें जुड़ जाएगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरी जो है ये पटकथा सफलता तक पहुंच जाएगी। इस तरह आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आपने 15-20 साल नौकरी की है, आपने अच्छा खासा पैसा कमाया है, आपको रिटायरमेंट में भी अच्छा खासा फंड मिलेगा। इसलिए बहुत जल्दी नहीं है कि इसी साल मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि पहले साल में ही सिलेक्शन हो जाए। नहीं होगा तो 1 साल और मेहनत कर लेंगे, ये भी जज्बा रहना चाहिए।
घबराना नहीं है कि इस साल नहीं होगा तो हाय राम क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे भाई, 1 साल और आराम करने के लिए भगवान चाहेगा। एक साल और परिवार के साथ रहिएगा, 1 साल और माता पिता की सेवा करिएगा, फिर अगले साल निकलिएगा कमाने के लिए। अंत में मैं आपसे कहूँगा कि देश की सेवा करने के बाद एक बार फिर से जब आप सेकंड कैरियर के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके अंदर फिर वही एक छोटा बच्चा जागना चाहिए, जिसके अंदर कुछ नया सीखने की भावना हो, जिसके अंदर पेन चलाने की, किताबें पढ़ने की, कॉपी भरने की एक लालसा होनी चाहिए। आपको अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे लड़ाई लड़नी चाहिए। आपको खुद से लड़ाई लड़नी चाहिए। आपको वैकेंसीज पे, आपको रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बस मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, मैं अपनी सक्सेस को, मैं अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हुए एक दिन जरूर सक्सेसफुल होऊंगा। इस भाव से आगे बढ़िएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे और आप नई बुलंदियों को छूते रहें। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं भगवान श्री कृष्ण पूरा करें। जय श्री कृष्ण।